आप देख रहे हैं सत्ता का सेमीफाइनल और हम आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं हमारा एग्जिट पोल सत्ता का सेमीफाइनल, जिसमें अभी तक हमने आपके सामने छत्तीसगढ़ का हमारा एग्जिट पोल, न्यूज नेशन का एग्जिट पोल आपके सामने प्रस्तुत किया। अब कुछ ही क्षणों में आपके सामने मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार छत्तीसगढ़ के जो एग्जिट पोल हमने आपके सामने प्रस्तुत किए उसके आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 41% मतदान प्रतिशत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के खाते में 41% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के खाते में 38% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जेसीसी यानी कि अजीत जोगी और बीएसपी के खाते में 13% वोट शेयर जाता दिख रहा है। अन्य के खाते में 4%। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोटा 4% हो सकता है। अगर इसको आप सीटों में तब्दील करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 38 से 42 सीटें जा सकती हैं, जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है। कांग्रेस के खाते में 40 से 44 सीटें जा सकती हैं। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन सकती है छत्तीसगढ़ में। जेसीसी गठजोड़ के खाते में अधिकतम 8 सीटें जा सकती हैं। लेकिन अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं मध्य प्रदेश। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के आंकड़े अब हम आपको दिखाते हैं। एग्जिट पोल जो हमने किया है मध्य प्रदेश में, क्या कुछ तस्वीर है। सबसे पहले आपको वोट परसेंटेज की तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं। एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिलेंगे। बीजेपी का वोट फीसदी अभी भी कांग्रेस से ज्यादा है, 40% वोट मिलेंगे। कांग्रेस को 39%, अदर्स के खाते में 14%। और नोटा का इस्तेमाल करने वालों की तादाद यहां भी बढ़ी है, 7% लोग। तो बीजेपी के वोट शेयर में यहां कहीं ना कहीं गिरावट आई है और कांग्रेस ने अपने आप को स्टैब्लिश किया है। और अगर इसको सीट में तब्दील कर देते हैं तो बीजेपी के खाते में 108 से 112 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस के खाते में 105 से 109 सीटें और अदर्स के खाते में 11 से 15 सीटें। यानी यहां पर देखा जाए तो कांटे का मुकाबला है और कांग्रेस ने एक शानदार वापसी की है। लेकिन जिस तरह से क्लियर कट मेजॉरिटी की बात कही जा रही थी कांग्रेस के लिए, वो भी यहां होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता साक्षी महाराज जी मौजूद हैं और सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ राहुल देव जी, उर्मिलेश जी, राजेश बादल जी, विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद जोशी जी, रामशरण जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। साक्षी महाराज जी, अभी जो मध्य प्रदेश के रुझान एक तरह से दिख रहे हैं, जो एग्जिट पोल में हमारे आंकड़े आ रहे हैं, उसके आधार पर ऐसा लगता नहीं है कि बहुत स्पष्ट बहुमत मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाए, ऐसा बनता नहीं दिखाई दे रहा। आपको अभी भी पूरी तरीके से भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चौथी बार बनेगी? अजय जी, मैं पूर्ण विश्वास के साथ साक्षी हूं, तो साक्षित्व के साथ मैं ये बात कह सकता हूं कि श्री शिवराज चौहान में और भारतीय जनता पार्टी में तथा नरेंद्र भाई मोदी का जो नारा है सबका विकास सबका साथ, जनता ने पूरा विश्वास व्यक्त किया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस ने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है मध्य प्रदेश में। अगर देखा जाए तो आपके तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं, 3 बड़े नेता, और उसके बाद भी अगर स्पष्ट बहुमत की सरकार आप ना बना पाए, कम से कम हमारे एग्जिट पोल के आधार पर आप रिकवरी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन शायद आप बाजी मारने से चूक जाए। अब अजय भाई, हम साक्षी महाराज की तरीके से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल, साक्षात्व वगैरह का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर तय है कि हम लोगों ने जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है जी, और जनता का नेतृत्व तो हमको मिला है, आशीर्वाद भी मिला है, भरपूर आशीर्वाद मिला है श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्री कमलनाथ जी, श्री ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में, श्री दिग्विजय सिंह जी और अजय सिंह जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, हमें तो बहुमत के आंकड़े के कहीं आगे जाने का विश्वास है। आपके एग्जिट पोल को पूरा सम्मान हम नहीं, लेकिन एग्जिट पोल एग्जिट है, आप इनको खुश करते हो, ये होते रहे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, देखना होगा। लेकिन साक्षी महाराज जी, सुरेंद्र राजपूत जी के चेहरे की चमक और मुस्कुराहट अच्छे संकेत नहीं दे रही है बीजेपी के लिए। और अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो फिर शिवराज जी के सर बंधेगा ये पूरा का पूरा नतीजा, या मोदी जी भी जिम्मेदारी लेंगे? जी रोहित भाई, साक्षी महाराज जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। हमारे आदमी सुरेंद्र राजपूत जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है।
समय बहुत नजदीक है, कोई दूर नहीं है 11 तारीख। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सुरेंद्र राजपूत भी देखेंगे और हमारी सरकार बनाती है तो सुरेंद्र राजपूत को हमें बधाई देनी चाहिए। साक्षी महाराज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस बार के अगर हम चुनावों की बात करें तो सभी विधानसभा चुनाव में अगर सुरेंद्र जी सरकार बना सकते हैं तो आपको बधाई। जी सुरेंद्र जी मैं जरा एक सवाल साक्षी महाराज जी से लेना चाहता हूं। जी बिल्कुल साक्षी महाराज जी, अगर इस बार के चुनाव को देखा जाए विधानसभा के, तो ऐसा लगा जैसे कि विधानसभा के चुनाव थे ही नहीं। दरअसल ये लोकसभा के चुनाव का सेमीफाइनल था। सभी मुद्दे राष्ट्रीय रहे और सबसे ज्यादा हावी रहा राम मंदिर निर्माण का मुद्दा। ऐसे में मैं आपसे ये स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूं, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण रहा इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, राज्यों में अपनी सरकार बनाना या राम मंदिर के निर्माण के लिए जनमत एकत्रित करना? देखिए, राम मंदिर का निर्माण तो धर्माचार्यों का है। राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी 100 करोड़ हिंदुओं की है, परंतु मोदी का जो जादू है और सारे विश्व में चढ़ करके बोल रहा है सबका विकास सबका साथ, मोदी का सानी आज भी बराबरी करने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो ये मोदी का कृतित्व, मोदी का व्यक्तित्व, मोदी का सबका विकास सबका साथ, अमित शाह की चाणक्य नीति और शिवराज सिंह चौहान ने जिस लोकप्रियता के साथ 15 साल शासन किया है, जिस लोकप्रियता के साथ वो जनता के दिलों में बसे हुए हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से लेकिन साक्षी महाराज जी, जो चाहे सीटों का बंटवारा आने वाली 11 तारीख को निश्चित रूप से देखेंगे। चलिए, आपके अंदर आत्मविश्वास से आप लबरेज हैं, लेकिन अगर हम बात करें सीटों के बंटवारे से लेकर मोदी और शाह फॉर्मूले की जो बात होती है, ना तो सीटों के बंटवारे में उनके फॉर्मूले की छाप दिखाई दी, शिवराज को ही आगे रखा गया, चाहे वो प्रचार प्रसार हो, चाहे फिर वो सीटों को लेकर कैंडिडेट्स का चुनाव हो, एक दूरी से बनाते हुए नजर आए मोदी जी और शाह जी मध्य प्रदेश चुनावों से। मोदी जी ने जो रैलियां की वो भी 11 संख्या थी और बहुत अग्रेसिव, अगर छिंदवाड़ा की रैली को छोड़ दिया जाए तो कहीं बहुत अग्रेसिव भी नजर नहीं आए। तो भांप लिया था क्या उन्होंने कि एग्जिट पोल और नतीजे कुछ ऐसे आने वाले हैं, दूरी ही बेहतर है? मैडम, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है। जब हमने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में आगे किया है तो उनका सम्मान करना ही पड़ेगा। उन्हें आगे जब किया है तो उनके सम्मान के, उनके नेतृत्व में हमको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो उनको आगे किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने अपने को पीछे कर लिया या अमित शाह जी ने अपने को पीछे कर लिया, किसी और ने अपने को पीछे कर लिया। ये कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। किसी तरह से भी शिवराज चौहान की लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता और मोदी के जादू को भी नहीं नकारा जा सकता। साक्षी महाराज जी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी। साक्षी जी, आप 90 की शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का चेहरा रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के आप अगुआ संत रहे, नेता रहे, लेकिन इन चुनावों में आपकी जगह योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का चेहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार कराया। आपको स्टार प्रचारकों में भी शामिल नहीं किया। तो क्या वजह है, पार्टी की बेरुखी आपको लेके क्यों हुई? ऐसा है जी कि राम रावण का जब युद्ध हुआ था तो जामवंत को लड़ने के लिए आगे नहीं किया गया था। तो कोई तो कारण रहा होगा। अब योगी आदित्यनाथ जी उनके गुरु के साथ मैंने कहा है, कार्य किया है, अयोध्या के आंदोलन का मुखिया में रहा हूं, बात ठीक है, पर जब काम चल रहा है तो साक्षी महाराज के तो साक्षात में हो रहा है, हम तो दृष्टा हैं, देख रहे हैं, जीत देख रहे हैं। तो पार्टी की जीत होनी चाहिए। कौन किस प्रकार से प्रचार करता है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। योगी जी ने अपने तरीके से कहा, स्टार प्रचार नहीं किया जा सकता। साक्षी महाराज जी, अगर एमपी की एक बार फिर से हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर जिस तरह से सपाक्स जो एक पूरा का पूरा निकलकर सामने आया और जिस तरह से वहां पर स्वर्ण समाज की नाराजगी शिवराज सिंह चौहान को झेलनी पड़ी, तो आपको लगता है कि जो क्लोज फाइट हो गई है उसमें एक बड़ी भूमिका उसकी भी रही? जी, नहीं, बात सवर्ण समाज की जो नाराजगी प्रारंभ में दिखाई दे रही थी जी, वो चुनाव पढ़ते पढ़ते उस नाराजगी में बहुत कमी आई, क्योंकि मेरा भी संबंध बहुत लोगों से था, उन लोगों से भी था जो नाराज थे।
उन लोगों भी से था जो पार्टी बनाना चाहते थे, उन लोगों से था जो पार्टी को चैलेंज करना चाहते थे। धीरे धीरे वो सारे का सारा मामला निपटता गया और जितना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अंततोगत्वा वो लोग समझदार हैं और समझदारी के आधार पर वोट किया गया है। तो जितना आप 6-7% नोटा की बात करते हैं, मैं नहीं समझता 6-7%, 2-2.5% पर नुकसान हुआ है ये आप मानते हैं? सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, असंतोष की बात अगर देखी जाए तो मध्य प्रदेश में किसानों ने अपने असंतोष को हर तरीके से प्रस्तुत किया। किसानों की बात कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही, लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं कि किसान वाकई में आज कांग्रेस पार्टी को निकलकर वोट देंगे? क्योंकि जो जमीनी हकीकत मध्य प्रदेश में मुझे देखने को मिली, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता लगभग न के बराबर सक्रिय दिखाई दिए कई जगहों पर, और कार्यकर्ताओं का अभाव सबसे बड़ा है। हो सकता है कि लोगों की नाराजगी हो, लेकिन उस नाराजगी को वोट में तब्दील कर पाए शायद कांग्रेस के पास यह मशीनरी नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता? अजय भाई देखिए, अब चुनाव हो चुका है, चुनाव की परसेंटेज पोल आपके सामने है, 74% के आसपास है। तो अगर 74% पोल हुआ है, अगर हमारा कार्यकर्ता नहीं होता तो निश्चित तौर पर अगर वो सारा है तो फिर आप ये ना कह पाते कि 40% वोट भाजपा को मिला, 39 हमें मिला। सच्चाई यह है कि कहीं कहीं कमजोरी हो सकती है, कहीं मजबूती भी रहेगी। मध्य प्रदेश में अगर आप ध्यान से देखेंगे, चूंकि अब चुनावी मुद्दा नहीं है, अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो हम बड़ी जिम्मेवारी से कहते हैं कि पिछले 2 साल में जो किसानों को लेकर के हमने बातें उठाई, वो किसानों के भरोसे के साथ में उठाई। आप 4.5 साल पहले लैंड एक्विजिशन बिल पे 5 काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अडानी और अंबानी के लिए ला रही थी, उसको भी हमने खत्म किया। किसानों की जो फसल बीमा में सीधे सीधे से पैसे आप काट लेते हैं, आप उसके बावजूद भी पूर्ण बहुमत की ओर तो नहीं पहुंच रहे। 15 साल से शिवराज सिंह की सरकार थी, अगर वाकई में इतनी नाराजगी थी, इतना ज्यादा किसान त्रस्त था, तो आपको तो फुल मेजोरिटी आनी चाहिए थी, थंपिंग मेजोरिटी आनी चाहिए थी। आपके तो नेता कुछ छिंदवाड़ा तक सीमित रह गए, तो कुछ ग्वालियर भिंड मुरैना तक सीमित रह गए। पिनाज आप, हाँ नहीं ये आपका देखिए, ये आपकी मीमांसा हो सकती है। हमारे 3 वरिष्ठ साथी और भी बैठे हुए हैं और अजय भाई बैठे हैं, सब लोगों को हम लोगों ने पढ़ करके बड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये आपकी मीमांसा, निर्मम मीमांसा भी हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। चलिए कोई नहीं, तो ये धनात्मक मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं सुरेंद्र जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, बड़ी आदब से किसी से छिपा नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं सुरेंद्र जी, लेकिन आइए हम आपको एक और आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं एग्जिट पोल का, जो कि प्रबोधन ने किया है, और प्रबोधन का एग्जिट पोल का आंकड़ा अभी आपके स्क्रीन पर है। ये देखिए, वोट शेयर जो है प्रबोधन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 44% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस को ऐसा मानना है प्रबोधन का कि 42% वोट शेयर मिल सकता है और अन्य के खाते में 14% वोट शेयर प्रबोधन का जा सकता है। विनोद जोशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद, इस पर हमसे चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ऐसे अगर सीटों में तब्दील करें ये आंकड़ा, तो 118 सीटें बनती हैं इस आधार पर। कांग्रेस के खाते में 99 सीटें जाती हुई दिखाई दे सकती हैं और अन्य के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे सकती हैं प्रबोधन के आधार पर। विनोद जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके ये जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन बहुत ही छोटे से बहुमत के साथ। क्या आप लगता है कि अभी भी बाजी पलट सकती है, कांग्रेस यहां पर आगे बढ़ सकती है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस के हक की बात करें तो कांग्रेस के फेवर में +7% के आसपास का वोट स्विंग है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा स्विंग है। अगर यह स्विंग वाकई में आता है तो अगर इस आधार पर देखें तो फिर बहुत कुछ बदल सकता है। स्विंग अच्छा है, वोट परिवर्तित हुआ है, लेकिन सीटों में परिवर्तित नहीं हुआ है। सीटों में परिवर्तित जिस प्रकार से प्रत्येक सीट का हम सर्वे करते हैं जी, तो यहाँ पे सीटों पे परिवर्तित नहीं हुआ है। उनको कई जगह पे बहुत ज्यादा वोट मिले हैं, जिसके कारण इस प्रकार से दिख रहा है कि बराबरी वोट शेयर की बढ़त जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड वोटिंग की वजह से है। उसे आप जेनरिक स्प्रेड नहीं मानते, मतलब पूरे राज्य में, पूरे राज्य में नहीं है वो। कई जैसे ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बहुत भिंड मुरैना, वहां पे बहुत ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन वो सब जगह पे नहीं है कि सीटें जीत जाएं। बिल्कुल, आइए एक और आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमने जो न्यूज नेशन ने जो एग्जिट पोल किया, उसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार जनता का पसंदीदा नेता कौन है वो चेहरा जिसके नाम पर आज जनता मतदान करना पसंद कर रही है। शिवराज सिंह चौहान 43% लोगों की आज भी पसंद है। 3 टर्म से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी 43%
शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिन लोगों ने हमारे एग्जिट पोल में हिस्सा लिया, उसमें से 29% लोग मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे आगे चेहरा आ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत बड़ा चेहरा यहां सामने दिखाई दे रहा है। दिग्विजय सिंह सिर्फ 3% लोगों की पसंद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ जो कि सबसे आगे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर है, कांग्रेस की तरफ से 10% वोट लोग इनको दे रहे हैं, यानी कि 10% लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। जबकि अजय सिंह को सिर्फ 3% लोग पसंद कर रहे हैं, पहली पसंद मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता शिवराज सिंह चौहान के अलावा, इसके लिए भी 4% लोग इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राजेश बादल जी, ये जो स्थिति बनकर दिख रही है, अगर 43% लोग आज भी शिवराज सिंह चौहान को अपना मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, तब तो ऐसा लगता है कि शायद पश्चिम बंगाल का मॉडल यहां भी लागू हो चुका है। आप कह सकते हैं कि जो फिलहाल हमारे पास सामने जो आंकड़े आए हैं उनको देखते हुए शिवराज सिंह चौहान जो है इस दौड़ में आगे हैं। लेकिन एक दिलचस्प आंकड़ा आपने जो अभी जो आपने पेश किए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 40 और कांग्रेस 39। अगर आप 2013 को याद करें तो करीब करीब 7% वोटों का फर्क था और वोट परसेंटेज जो बढ़ा है केवल 2.5% बढ़ा है जी। अगर हम ये बात करते हैं कि आप जो 7% वो अंतर कम हुआ है तो इसका मतलब कांग्रेस ने वो गेन किया है। बिल्कुल। एक महीने पहले तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस थोड़ा सा आगे नजर आती थी। एक महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को बहुत ही सावधानी से चलाया है, एक बात तो है। लेकिन दूसरा जो खतरनाक तथ्य जो हम दे रहे हैं, नोटा 7% जी। अगर 7% नोटा है और 1% वोटों का फर्क है जी, तो आप ये मान के चलिए कि दोनों में से कोई भी दल ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ स्थिति काफी कांटे की बनी हुई है। उर्मिलेश जी, यही सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं। अगर आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र में जाएं तो हमने वहां देखा तस्वीरें क्या थीं। उनकी पत्नी को वहां काफी विरोध झेलना पड़ा, इसके साथ साथ खुद वहां बहुत वक्त गुजारना पड़ा मुख्यमंत्री जी को ताकि वो अपनी स्थिति बनाए रख सके, क्योंकि वहां पर एक मजबूत उम्मीदवार भी था। इसके बावजूद अगर शिवराज सिंह चौहान की एक्सेप्टेबिलिटी राज्य में इतनी ज्यादा है तो क्या लगता है कि चौथा टर्म भी उनको मिल ही जाएगा? और इसी में एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी कि क्या जिस तरह से 29% ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम देख रहे हैं, अगर उनको प्रोजेक्ट कर ही दिया जाता तो शायद कांग्रेस के लिए थोड़ा और बेनिफिट हो जाता, क्योंकि अगर एक सिटिंग रूलिंग शिवराज जिनकी पॉपुलैरिटी हर कोई मानता है, उनके आगे भी वो 29% अपने लिए जुटाने में कामयाब होते हैं। मैं पिनाज पहले आपके सवाल के जवाब से शुरू करता हूं, फिर मैं अजय जी के सवाल पर आता हूं। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पे पेश न करना, वो बिल्कुल तार्किक और ज़्यादा कारगर है, क्योंकि अगर किसी एक को पेश करती वो अपना चेहरा, तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां उसका संगठन भारतीय जनता पार्टी की तरह बिल्कुल नहीं है, उसके पास नेता ज़्यादा हैं, संगठन कम है, उसमें उसको घाटा होता, फैक्शनल जो फाइट है वो और बढ़ जाती। इसलिए कांग्रेस ने बेहतर किया, पहली बात। तो दूसरी बात, जो अजय जी का सवाल था, देखिए मेरे को ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में कि अगर शिवराज सिंह चौहान जी की एक्सेप्टेबिलिटी या लोकप्रियता 43% जो आप बता रहे हैं, मैं आंकड़े पर नहीं आऊंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि शिवराज सिंह जितने और नेता वहां हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, उनमें निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जनता के बीच जाने जाते हैं, सबसे ज्यादा जनता उनके बारे में डिस्कस करती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हमने अनेक चुनाव देखे हैं कि किसी भी प्रदेश में किसी पार्टी का नेता ज्यादा चहेता होता है लेकिन उसकी पार्टी को लोग खारिज कर देते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि शिवराज सिंह चौहान और लोगों के मुकाबले बेहतर, और व्यापम जैसे घोटाले के बावजूद अगर वो जीत कर आते हैं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने व्यापम को पूरे चुनाव में प्रचारित ही नहीं किया। और कंक्लूड करूंगा मैं तुरंत एक बात से, देखिए मध्य प्रदेश में अगर सभी पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, किसान, मजदूर बनकर वोट देंगी तो कांग्रेस आएगी। अगर वो जाति में बंट के जाति के आधार पर देंगी तो शायद शिवराज सिंह चौहान का चांस रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जितने नेता हैं उनमें कोई ओबीसी दलित समाज से बड़ा नेता उभर कर नहीं आया है। कमलनाथ, दिग्विजय, ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादि। बिल्कुल, और जिस तरह के उन्होंने बयान भी दिए दलितों को लेकर, चाहे वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो या फिर जो सरकार की अपील करना हो हाई कोर्ट में, तो वो भी कहीं ना कहीं एक इमेज बिल्डिंग का काम कर गया, भले ही स्वर्णों को नाराज कर गया। आइए जरा एक और आंकड़ा हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि चुनाव प्रचार का असर कितना रहा जनता पर और किसका चुनाव प्रचार ज्यादा जनता ने एक्सेप्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 34% लोगों ने वहां पर उनकी रैलियों में एक्सेप्ट किया। दरअसल ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है।
शिवराज सिंह चौहान को 16% लोग पसंद कर रहे थे और मान रहे थे कि जो वो कह रहे हो बिल्कुल सही है। अमित शाह जी के लिए यहां पर बहुत उत्साहवर्धक बात निकल कर नहीं आई जितनी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही थी। सिर्फ 4% लोग अमित शाह जी की बातों पर यकीन कर पा रहे थे। राहुल गांधी जी ने अपना काफी वक्त वहां पर गुजारा। 16% लोग उनकी बातों पर यकीन कर उनकी रैलियों में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जबकि राहुल गांधी से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया 20% लोग उन्हें रैलियों में देखना पसंद कर रहे थे, जबकि 10% लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपने आप को रैलियों में बहुत ज्यादा सामने नहीं रखा। जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, रामशरण जोशी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक अलग तरह की उत्सुकता मैंने खुद भी महसूस की जब मैं वहां मध्य प्रदेश में तकरीबन हफ्ते भर अलग अलग जगहों पर घूम रहा था। लोगों में एक कौतूहल था और खास करके अगर आप ग्वालियर और गुना क्षेत्र के मिलाकर 54 विधानसभा की सीटों के आसपास जाएं तो वहां तो ऐसा लगता था कि जय महाराज के अलावा कोई और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। ऐसे में जो सवाल पिनाज ने पूछा था वही मैं एक बार फिर आपके सामने रखता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा चेहरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगातार पिछले 5 साल मध्य प्रदेश में काम किया, अगर उसे सामने कांग्रेस रखती तो क्या ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी बन सकती थी? क्या वो ज्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर सकते थे? जोशी जी, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि सिंधिया जी एक अच्छे नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, युवा नेता हैं। शिवराज जी को कितना वो मात देते ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में सिंधिया जी की एक्सेप्टेबिलिटी होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समझता हूँ वो कई खेमों में विभाजित रही है और इसमें कोई शक नहीं। और उसको अगर मान लीजिए सिंधिया जी को बिल्कुल ही कह देते, हालांकि पहले से चल रहा था शुरू में कि वो एक चेहरा होंगे सीएम का, लेकिन पता नहीं बीच में, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। कमलनाथ जी के बारे में कहा गया कि भाई उन्होंने पैसा उसमें ज़्यादा लगाया है। कमलनाथ जी ने बीच में बाद में ये भी कहा, अगर आपको याद है, कि मैं सीएम पद का दावेदार नहीं हूँ, सिंधिया जी का हूँ। तो मतलब ये अंदर के जो अंतर विरोधों को सामने रखता है। जी।